So this is the part 9 of Photoshop course and this is gonna be about shapes and pen tool. So रिसोर्सेज के लिए तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके तुम वहाँ से इस कोर्स में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड सर्वर पर। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर नाउ। पहले हम शेप्स को देखते हैं। शेप्स, अगर मैं यहाँ पे आऊँ शेप्स टूल पे, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं जो कि ऑलरेडी मेड हैं। तो अगर से मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो सेम स्क्वायर जैसे कि स्क्वायर सिलेक्शन में था कि जिस तरह मैं मूव करूँगा उसी तरह से ये रेक्टेंगल बनेगा। या अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ तो मुझे इसको मेजर करना पड़ेगा, आईबॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ तो वो एज अ स्क्वायर ही इमेज बनेगी। डजेंट मैटर कि मेरा कर्सर कहाँ पे मूव कर रहा है, उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड रहेगी। तो मैं शिफ्ट दबा के एक स्क्वायर बनाऊंगा। अब इसमें तुम लोगों को एक तो जो ट्रांसफॉर्म का हमारा था बॉर्डर सा एक हमें शो होता है ट्रांसफॉर्म में, तो वो सेम बॉर्डर हमें शो हो रहा है। इसका मतलब हम इसको ट्रांसफॉर्म मतलब बड़ा छोटा या रोटेट इस तरह से कर सकते हैं। सेम जैसे कि ट्रांसफॉर्म में था कि अगर मैं यहाँ से बगैर शिफ्ट के करूँ तो मुझे मेरे पास सिर्फ जो सिलेक्टेड साइड में कर रहा हूँ मूव वही मूव होगी। लेकिन अगर मैं अल्ट दबाऊँ तो दोनों तरफ से मूव होगी, और अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ तो ये चारों तरफ से बराबर मूव होगी। मतलब उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड रहेगी। अब अगर मैं अल्ट और शिफ्ट दोनों दबा के इसको ड्रैग करूँ तो ये सेंटर से बड़ा होगा, मतलब इक्वली बड़ा होगा। रेशियो भी फिक्स्ड रहेगी और चारों तरफ से इक्वली बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूँ। अब अगर मैं या तो कंट्रोल टी के दबा के या तो अगर मैं शेप टूल में जाऊँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म का बॉक्स आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से खाली अल्ट दबाऊँ तो तुम लोग देखोगे कि दोनों तरफ से मूव हो रही है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ तो चारों तरफ से मूव हो रही है। लेकिन ये जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, ये अगर मैं ऊपर को करूँ तो ये ऊपर को जाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट और अल्ट दोनों दबाऊँ तो ये देखो तुम लोग, ये अपनी पोजीशन पे रहते हुए ही चारों तरफ से इक्वली बड़ा या छोटा हो रहा है ये स्क्वायर। तो इस तरह से ये अभी शेप, और ये अब तुम लोगों को इसके चारों कॉर्नर्स पे ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये तुम चारों कॉर्नर्स पे देखोगे कि ये कॉर्नर्स राउंड होने शुरू हो जाएंगे। तो जितना मैं इसको ड्रैग करूंगा उतने कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। जब मैं इसको ड्रैग करके छोड़ूंगा तब तुम लोग देखोगे कि ये कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं और चारों इक्वली हो गए। ये ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं हो रहा तो तुम लोग यहाँ पे विंडोज़ में जाकर यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन सारे शो होंगे। फिल, स्ट्रोक, ये स्ट्रोक का जो साइज़ है, स्ट्रोक के ऑप्शंस, ये स्ट्रोक के ऑप्शन भी अभी हम देखेंगे आगे पेन टूल में। ये सारे ऑप्शन हम पेन टूल में, बल्कि हम इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ से भी हम इसका जो है वो रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों को ये 4 आइकन शो हो रहे होंगे और वैल्यू शो हो रही होगी। तो अगर कहीं पे भी फ़ोटोशॉप में इस तरह तुम लोगों को वैल्यू जहाँ पे भी नज़र आए उसको जो कम ज़्यादा करने के कुछ तरीके, या तो अगर मैं मैनुअली वैल्यू पुट कर सकता हूँ टाइप करके, या तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके एरो अप की को दबाऊँ तो वो एक-एक करके इंक्रीज़ होगी, या नीचे वाली एरो डाउन की को दबाऊँ तो एक-एक करके डिक्रीज़ होगी वैल्यू। या अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ साथ, मतलब एरो अप की को दबाऊँ साथ शिफ्ट दबाऊँ तो ये 10-10 करके इंक्रीज़ होगी। मतलब 10, 20, 30, 40 इस तरह से इंक्रीज़ होगी। और नीचे वाला दबाऊँ मतलब एरो डाउन और साथ शिफ्ट दबाऊँ तो ये 10-10 करके डिक्रीज़ होगी। या अगर मैं जो वैल्यू के साथ आइकन है उसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो हम लोग देखोगे कि इसका कर्सर भी चेंज हो गया है। अब अगर मैं क्लिक करके राइट साइड पर ड्रैग करूँ तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और अगर लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँ तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। और सेम अगर शिफ्ट दबा के करूँ तो 10-10 करके इंक्रीज़ होगी, और बगैर शिफ्ट के करूँ तो 1 बाय 1 करके इंक्रीज़ होगी। तो अब ये देखो तुम लोग, चारों कॉर्नर्स अगर मैं वैल्यू चेंज करूँ तो चारों की ऑटोमेटिकली हो रही है, जबकि मैं सिर्फ एक ही कर रहा हूँ।
तो अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट की करनी है, मतलब एक एज की वैल्यू चेंज करनी है, तो ये तुम्हें लिंक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, लिंक आइकन। अब ये चेक है, तो अगर इसको मैं अनचेक करूँ, अब अगर मैं जिस भी कॉर्नर की वैल्यू चेंज करूँ तो सिर्फ उसी कॉर्नर की वैल्यू चेंज होगी, जैसा कि ये तुम लोग देख सकते हो। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट यहाँ से जो कैनवस से भी कंट्रोल कर सकते हैं इन आइकन्स के थ्रू, लेकिन हम अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं वापस 0 पे सिलेक्ट करके लिंक कर दूंगा। अब इसमें जैसे कि सिलेक्शन टूल में मैं ऐड टू सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन या इंटरसेक्ट कर सकता था, उसी तरह अगर मैं इसमें भी शिफ्ट दबा के एक और शेप बनाऊँ तो वो इसी शेप लेयर में उसको ऐड कर देगा, या अगर मैं अल्ट दबा के शेप बनाऊँ तो उसको माइनस कर देगा, और अगर मैं अल्ट शिफ्ट दोनों दबा के करूँ तो उसको इंटरसेक्ट कर देगा, मतलब जो कॉमन एरिया है सिर्फ वही विजिबल होगा। तो ये ऑप्शन हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में से। तो लेकिन उसका शॉर्टकट मैंने तुम लोगों को सिलेक्शन में भी बताया था कि शिफ्ट से ऐड टू सिलेक्शन मतलब या ऐड टू शेप, और अल्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, और अल्ट और शिफ्ट दोनों दबाएंगे तो इंटरसेक्ट होगा। तो ये थे ऑप्शन। अब यहाँ पे तुम लोग देखो तो फिल और स्ट्रोक का तुम लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है, साथ एक थंबनेल या बॉक्स नज़र आ रहा है। तो अब अगर फिल पे क्लिक करूँ, यहाँ बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कलर ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ रिसेंटली यूज कलर और प्रीसेट्स जो ऑलरेडी फोटोशॉप के प्रीसेट्स हैं कलर्स के, वो मेरे पास मिल जाएंगे। तो अब अगर मैं शेप को सिलेक्ट करते हुए शेप वाली लेयर को यहाँ से किसी भी कलर पे क्लिक करूँ तो वो कलर फिल हो जाएगा, या यहाँ से भी अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ तो वो कलर फिल हो जाएगा उस शेप में। और अगर मैं ये स्ट्रोक को या फिल को ख़त्म करना चाहता हूँ किसी लेयर से, तो यहाँ पे ये जो पहला आइकन है इस पर क्लिक करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें कोई फिल नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक है। तो इस तरह से इसको मैं कलर कर सकता हूँ, या अगर मैं इसको कस्टम कलर खुद कलर करना चाहता हूँ तो ये जो आइकन है यहाँ पे, इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास कलर पैनल खुल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से या तो मैनुअली कलर कर सकता हूँ, या यहाँ पे हेक्स कोड कलर की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं इसको कलर करने के। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है ये ग्रेडियंट, जो कि तीसरा ऑप्शन है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, फीचर्स देखे थे, वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से मैं डबल क्लिक करके जैसे कि ग्रेडियंट में इसके कलर कर सकता था, सेम उसी तरह मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से ग्रेडियंट का एंगल चेंज कर सकता हूँ, या अगर मैं लेयर पे आऊँ तो और ग्रेडियंट टूल पे आऊँ तो नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो तब भी मेरे पास सेम ग्रेडियंट वाला ही पैनल ओपन हो जाएगा, और मैं यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। सेम ग्रेडियंट टूल वाली ही सेटिंग होंगी सारी। उसके बाद है यहाँ पे सॉलिड कलर। बेसिकली जो सॉलिड कलर तुम लोगों ने ऐड करना है, या तो तुम अगर ऐड करना है तुम बेसिकली अगर यहाँ पे किसी भी कलर पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, लेकिन अगर इस पर क्लिक करोगे तो वो सॉलिड कलर फिल हो जाएगा तब भी। उसके बाद ये है पैटर्न। तो अगर तुम्हें किसी शेप में पैटर्न ऐड करना है, तो जो हमने पैटर्न ब्रश में देखा था क्लोन टूल के साथ, जो था ब्रश टूल, पैटर्न ब्रश टूल, सेम वही पैटर्न्स हैं। यहाँ पे तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो पैटर्न, तो वो उसी शेप में वो पैटर्न फिल हो जाएगा। फिलहाल मैं इसमें कलर रखता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक में भी सेम ऑप्शन सारे, यहाँ पे सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, यहाँ पे कलर स्वॉचेस, और ये कलर कस्टम कलर अगर मुझे कुछ करना है। उसके बाद ये स्ट्रोक की वैल्यू आ रही है, इसको भी मैं सेम जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी वैल्यू आएगी उसको हम कुछ तरीके हैं जिस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ से भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कीबोर्ड की एरो अप एरो डाउन की से भी कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे आके होवर करूँ तो माउस का कर्सर तुम लोग देखोगे चेंज हो जाएगा।
अब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ तब भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद है ये मेरे पास स्ट्रोक के कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। तो ये अभी नॉर्मल जो सिंपल लाइन है, अगर मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इस तरह डैश लाइंस मतलब लाइंस में गैप आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं तीसरे में करूँ तो इस तरह मेरे पास सर्कल्स आ जाएंगे। तो ये कुछ ऑलरेडी प्री मेड प्रीसेट्स हैं। अगेन इसको हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम एडवांस चीज़ है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं स्ट्रोक के ही। तो उसमें सबसे पहला है अलाइन। अलाइन अगर ये देखें, ये सेंटर वाला ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये जो मिडल वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास यहाँ पाथ शो हो रहा है एज अ ब्लू लाइन, ये मेरे पास ये शेप का पाथ है। तो ये जो पाथ के तुम लोग देखोगे स्ट्रोक दोनों तरफ इक्वली डिवाइड है, मतलब जितना बाहर की तरफ है उतना ही अंदर की तरफ भी सेम है। तो लेकिन अगर अब मैं यहाँ से इसको ऊपर वाला सिलेक्ट करूँ, मतलब पहले वाला सिलेक्ट करूँ, तो ये इसका मतलब होगा अलाइन टू इनसाइड। तो अब तुम लोग देखोगे कि ये जो पाथ के सिर्फ अंदर ही स्ट्रोक है, बाहर कोई स्ट्रोक नहीं है। तो अब अगर मैं स्ट्रोक की वैल्यू ज़्यादा करूँ तो तुम लोग देखोगे कि सिर्फ स्ट्रोक पाथ के अंदर को ज़्यादा हो रहा है, बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू कम भी कर दूँ तो बाहर नहीं जाएगा पाथ से। तो इसका मतलब है ये अलाइन टू इनसाइड। ये आइकन में भी तुम लोगों को शो हो रहा होगा, और ये दूसरे में भी तुम लोग आइकन में देखोगे तो पाथ के दोनों तरफ इक्वली डिवाइड है। इसका मतलब ये सेंटर अलाइन है और ये पाथ के दोनों तरफ इक्वली बड़ा या छोटा होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अलाइन टू आउटसाइड। आइकन में भी तुम लोग देखोगे कि ये पाथ के बाहर रहेगा, पाथ के अंदर नहीं आएगा, जितना मर्जी बड़ा और छोटा कर लूँ। ये जो हमारा शेप का पाथ या कोई भी अगर हम पेन टूल से भी पाथ बनाएंगे अगर उसमें भी देखेंगे कि ये जो भी हमारा पाथ है ये उससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब उसके अंदर नहीं आएगा अगर अलाइन टू आउटसाइड करेंगे। अगर अलाइन टू इनसाइड करेंगे तो वो अंदर रहेगा पाथ के, पाथ से बाहर नहीं जाएगा। इसको अभी मैं सेंटर करता हूँ। उसके बाद ये कैप्स भी अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्नर्स। कॉर्नर्स ये जो इस शेप्स के चारों कॉर्नर हैं शेप के, तो ये फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह है। तो तुम लोगों को एज दिख रहा है। तो अब अगर मैं इसको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, ये है राउंडेड कॉर्नर्स, तो इसमें कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। जैसे कि तुम लोग देखोगे कि ये पहले इस तरह एज था, अब मैंने राउंडेड किया तो ये राउंडेड हो गए। अब मैं अगर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो ये इस तरह मेरे पास एंगल लाइन आ जाएगी एंड पे, इसके कॉर्नर पे। तो जो भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँ वो चारों मतलब ये जितने भी शेप में कॉर्नर्स हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगा ये, जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मोर ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं यहाँ से डैश लाइन सेलेक्ट, या अगर मैं नॉर्मल पे सिलेक्ट करूँ तो मैं डैश लाइन में जाऊँ और मोर ऑप्शन में जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास सेम अलाइनमेंट, कैप्स और कॉर्नर सेम यही ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर अब मैं यहाँ डैश, यहाँ पे सेम प्रीसेट भी, यहाँ तक वही सेम ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे डैश लाइन्स के तुम लोगों को कुछ मज़ीद ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास सेम वही डैश लाइन सिलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं इनके डैश जो इनका डिस्टेंस या इनकी जो लेंथ है उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब इसको अगर मैं कम करूँ तो तुम लोग देखोगे डैश की लेंथ कम हो गई, या अगर मैं इसका गैप कम करूँ तुम लोग देखोगे इनके जो दरमियान में फासला है वो कम हो जाएगा, या ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसके बाद तुम लोगों को दिखेगा कि ये 2 कॉलम मज़ीद अवेलेबल हैं। तो अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू पुट करूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं 4 की वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे अब 2 की वैल्यू पुट करूँ, तुम देखोगे एक जो डैश है वो 4 लेंथ है उसकी, और एक की 2 लेंथ है, और उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और जो उसकी लेंथ है वो वेरी कर सकते हैं मुख्तलिफ डैश की। अगर मैं एक और वैल्यू ऐड करूँ तो वो वहाँ पे एक और डैश ऐड हो जाएगी, और उसका डिस्टेंस इसके साथ मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट डैश और 3 डिफरेंट डिस्टेंस आ गए।
मतलब गैप। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू या कम कर दूँ, 1 कर दूँ, डिस्टेंस 0.3। अब तुम लोग देखोगे मेरे पास 3 साइजेस और 3 डिस्टेंस है। तो अब इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है एक, वो ये वाला डिस्टेंस है, और जो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है। तो ये तुम लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ भी डरना नहीं है एक्सपेरिमेंट करने से। जो भी अगर कुछ एफ अप भी कर देते हो तुम लोग, तो वो ऑलवेज कंट्रोल जी से रिकवर हो सकता है कुछ भी। तो इसलिए घबराना नहीं है और एक्सपेरिमेंट करते रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं इसको कैंसिल करूँ, तो ये था शेप। अब मैं इसमें बाकी ऑप्शन है एलिप्स, एलिप्स मीन सर्कल। तो इसमें मैं इस तरह सर्कल भी ऐड कर सकता हूँ। तुम लोग देखोगे ये ऑटोमेटिकली न्यू शेप लेयर ऐड कर देगा। और ये शेप्स बाय द वे ये वेक्टर शेप्स हैं। तो अब अगर मैं इसको साइज इसका बड़ा करूँ तो ये इमेज की तरह पिक्सेलेट नहीं होगा। ये देखो तुम लोग, शार्प एजेस मेरे पास में मेंटेन रहेंगे टू सम एक्सटेंट। तो ये जो शेप्स हैं ये हमारे पास वेक्टर शेप्स हैं। उसके बाद एलिप्स टूल है, सेम सर्कल। उसके बाद ट्रायंगल, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, यस, अब अगर मैं पॉलीगॉन यहाँ पे ऐड करूँ, क्लिक करूँ, अगर मैं सिर्फ पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करके, अगर मैं, या तुम लोग अगर शेप टूल में रेक्टेंगल सेलेक्ट करके भी कोई भी शेप सेलेक्ट करके सिर्फ क्लिक करो, अगर तुम लोग ड्रैग करोगे तो तुम लोग के पास शेप बन जाएगी। अगर तुम लोग सिर्फ क्लिक करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि तुम लोग उसकी विड्थ क्या रखना चाहते हो, हाइट क्या रखना चाहते हो, और जो उसके कॉर्नर्स हैं वो राउंड रखना चाहते हो, कितने राउंड रखना चाहते हो, ये सब। तो इस तरह से तुम लोग शेप भी बना सकते हो। तो अगर मैं पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करूँ सेम, तो ये तुम लोग देखोगे मेरे पास कुछ ऑप्शन होंगे, तुम्हारे पास ये 100 पे होगा। तो ये मेरे पास कुछ मज़ीद ऑप्शन है, इसमें नंबर ऑफ़ स्लाइड्स है कि पॉलीगॉन की कितनी साइड्स चाहिए मुझे। उसके बाद कॉर्नर रेडियस सेम जैसे ट्रायंगल रेक्टेंगल में हमने देखा था, या स्क्वायर में, कि जो कॉर्नर के एजिस को कर्व करने के लिए कॉर्नर रेडियस। उसके बाद स्टार रेशियो, स्टार रेशियो है जो सेंटर में, सेंटर से इसकी रेशियो होगी। मतलब अगर इसको कम करूँगा तो जो पॉलीगॉन का सेंटर वाला हिस्सा है वो छोटा हो जाएगा, वो भी हम देखते हैं आगे। अब अगर मैं इसको सेम ओके करूँ तो मेरे पास ये पॉलीगॉन बन जाएगा। इसकी स्ट्रोक की मैं वैल्यू कम करूँ अगर, ये देखो तुम लोग, स्ट्रोक मेरे पास पॉलीगॉन बन गया और इसमें भी सेम मेरे पास पॉइंट शो हो रहे हैं। इन पॉइंट से भी मैं कॉर्नर रेडियस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास सेम ट्रांसफॉर्म वाला बॉक्स शो हो रहा है जिससे मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ये साइड्स, इसको मैं अगर ड्रैग करूँ या किसी भी तरह इंक्रीज करूँ, और अब अगर मैं नया बनाऊँ तो मेरे पास वो वाली सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब ये सेटिंग इस पर अप्लाई नहीं होंगी, ये सेटिंग्स होंगी जो मैंने नया बनाना है। अब अगर मैं इसकी साइड्स, यहाँ पे हमने 1 2 3, यहाँ पे हमने 5 साइड्स रखे थे, अब मैं इसमें 8 साइड्स रख के अब अगर पॉलीगॉन बनाऊँ तो ये मेरे पास 8 साइड्स और 20, जो मैंने इसकी वैल्यू रखी 26 पिक्सल्स, ये वो कॉर्नर रेडियस रहेगा। अब अगर मैं कॉर्नर रेडियस 0 भी करूँ तो ये तुम लोग देखोगे यहाँ पे सेम उतना ही है। क्यों? क्योंकि ये अब अगर मैं नया पॉलीगॉन बनाऊँ उसमें कॉर्नर रेडियस 0 होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ साइड्स और कॉर्नर रेडियस, ये अप्लाई होंगी जो न्यू शेप या पॉलीगॉन मैं बनाऊंगा उसमें। तो पॉलीगॉन में अगर मैं क्लिक करूँ और मैं इसको स्टार रेशियो कम करूँ तो तुम लोग देखोगे इसके सेंटर वाली जो साइज़ है, सेंटर वाली जो एरिया का साइज़ है वो छोटा हो गया। मतलब ये जो एजेस अंदर को आ गए और सेंटर वाला हिस्सा छोटा हो गया। तो ये है स्टार रेशियो। ट्रायंगल टूल पे भी सेम क्लिक करूँ तो मेरे पास कॉर्नर रेडियस और कुछ ऑप्शंस हैं, विल इग्नोर दैट। उसके बाद स्टार टूल है, स्टार टूल है, स्टार टूल में भी सेम अगर मैं क्लिक करूँ मेरे पास कुछ ऑप्शन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनर रेडियस जो अंदर वाला स्टार का, अंदर वाला जो स्टार का सेम जैसे पॉलीगॉन में था
स्टार रेशियो, उसी तरह इसमें इनर रेडियस है और नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर मैं सिंपली ओके करूँ, उसको मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा, तो अब इसमें मेरे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस ट्रांसफॉर्म वाले बॉक्स में और मज़ीद ऑप्शंस कुछ शो हो रहे हैं। वो क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं अब। तो जो इसमें अभी हमने ऑप्शन देखे, जो मेरे पास मेन्यू आया था, वो सारे ऑप्शन मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ चेंज। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से ये वाले पॉइंट को इंक्रीज़ करूँ तो मेरे पास जो इसका इनर रेडियस है वो इंक्रीज़ होगा। तो याद रखें, जैसा कि कॉर्नर रेडियस वाला जो पॉइंट था, ये सेम पॉइंट मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब मैं इसका जो रेशियो इनर जो इसका सर्कल है, ये वाला सर्कल जो इसका इनर साइड है, उसका रेशियो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ कुछ इस तरह। और ये जो बाहर वाला है, ये तो मैं ये एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें एरोज बने हुए हैं दो। इसका मतलब अगर मैं इसको ऊपर को ड्रैग करूँ क्लिक करके, तो इसके जो साइड्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। सॉरी, ऊपर को करूँगा तो डिक्रीज़ हो जाएंगी, और नीचे को करूँगा तो नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। ओके, तो इसमें भी सेम, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास सेम जैसे पॉलीगॉन टूल में मेरे पास पॉलीगॉन शेप में ऑप्शन आ रहे थे, सेम उसी तरह अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इस शेप पे अप्लाई नहीं होंगे, जबकि ये अप्लाई होंगे नई जो मैं शेप बनाऊंगा उस शेप में। तो इसको तुम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें अब ये जो पॉइंट है जो बाहर की तरफ शो हो रहा है, इसे मैं इनर रेडियस चेंज कर सकता हूँ। और ये जो मेरे पास अंदर की तरफ पॉइंट शो हो रहा है, सेम कॉर्नर रेडियस जैसा ही, इसका सेम मकसद है, इसके मैं इसके कॉर्नर रेडियस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब इसके एजेस को स्मूथ या कर्व कर सकता हूँ, ये देखो। और यहाँ से इसकी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये कुछ शेप, उसके बाद एंड पे अगर देखो यहाँ पे लाइन टूल है जिससे सिंपल लाइन लगेगी। तो उसके बाद है कस्टम शेप्स। अगर मैं कस्टम शेप टूल पे सिलेक्ट करूँ और अगर मैं शेप बनाऊँ तो मेरे पास ये शेप बन जाएगी। जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देखो, अगर तो यहाँ पे ये शेप आ रही है। तो अगर मैं इसके साथ ये जो एरो बना है इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास कुछ अडोबी की प्री मेड शेप्स हैं, मुख्तलिफ ये वाइल्ड एनिमल्स, लीव्स एंड ट्रीज, बोट्स, इस तरह मुख्तलिफ शेप्स हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे ड्रैग करूँ या क्लिक करूँ तो मेरे पास वो शेप बन जाएगी। और ये भी एक वेक्टर शेप है, तो ये उस तरह इमेज की तरह क्वालिटी लूज़ नहीं करेगी। तो पेन टूल पे अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे, अब अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पे हूँ, तुम लोग देखोगे मैंने नई लेयर नहीं बनाई। अब अगर मैं इसी पे क्लिक करूँ, यहाँ से अगर मैं शेप करूँ, वो भी हम देखेंगे क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो तुम लोग देखोगे मेरे पास एक ये पॉइंट या एक स्क्वायर छोटा सा बन गया। इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। ये तुम लोगों को शेप्स में भी शायद नोटिस किया हो तुम लोगों ने, लेकिन इसका हम अभी यूज़ देखते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट बन गया। अब अगर मैं कहीं और जाके क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एक पाथ बन गया। अगर मैं इसको स्ट्रोक और ये भी रिमूव कर दूँ तो ये तुम लोग देखोगे मेरे पास एक पाथ बन गया। अब तुम लोग देखोगे मेरे पास में फिल भी नहीं है, स्ट्रोक भी नहीं है, तो ये ब्लू सा एक मेरे पास पाथ बन गया है। तो अब इसका मतलब है कि अब अगर मैं इसको फिल या स्ट्रोक ऐड करूँ तो वो इस पर अप्लाई हो सकता है। तो अब ये मेरे पास एक पाथ बन गया। अगर मैं दोबारा करूँ, फिल भी ख़त्म करूँ और स्ट्रोक भी ख़त्म करूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मेरे पास ये एंकर पॉइंट बन गया, और अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक और एंकर पॉइंट बन गया, और उन दोनों एंकर पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो हमारे पास है पाथ। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक और एंकर पॉइंट में जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता रहूँगा वहाँ वहाँ पे एंकर पॉइंट बनता रहेगा और पाथ कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब अगर मैं शेप को कंप्लीट करना है तो मैं जो पहला एंकर पॉइंट था उस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास शेप कंप्लीट हो गई। अब अगर मैं इसमें फिल करूँ या स्ट्रोक ऐड करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ
सेम मेरे पास जैसे शेप टूल में प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ फिल, स्ट्रोक और स्ट्रोक के ऑप्शंस वो सेम सब यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो पेन टूल से ये एक फीचर है। और पेन टूल में क्या कर सकते हैं हम, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, दोबारा क्लिक करूँ, इस तरह मैं क्लिक करके डायमंड फॉर्म में एक काइंड ऑफ शेप बनाऊँ, तो तुम लोग देखोगे इसमें एजेस मेरे पास जहाँ जहाँ मैं क्लिक किया वहाँ वहाँ पे एक पॉइंट बन गया, मतलब एजेस बन गए वहाँ पे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्मूथ कर्व आए, यहाँ पे एज की बजाय मेरे पास ऐसे कर्व आए, तो उसमें मैं कैसे करूँगा, जैसे शेप में हम कॉर्नर रेडियस कम करके उसको स्मूथ कर्व कर लेते थे, इसमें पेन टूल से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, अब यहाँ पे क्लिक करने की बजाय मैं अगर क्लिक करके छोड़ूँ ना, अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ, तो ये तुम लोग देखोगे ये मेरे पास कर्व बन जाएगा। और ये जो एंकर पॉइंट के साथ तुम लोगों को मज़ीद लाइंस दिख रही होंगी, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट के हैंडल्स। तो ये मेरे पास दोनों तरफ एंकर पॉइंट के हैंडल्स बन जाएंगे और वो जो पाथ है वो कर्व हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ दोबारा, तो वो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे पॉइंट बनेगा, मतलब वहाँ पे एज बनेगा, और जहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा वो वहाँ पे स्मूथ कर्व बनेगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, तो मैं देखोगे यहाँ पे पॉइंट बना फिर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँ, अब यहाँ पे क्लिक करूँ सिर्फ, तो ये यहाँ पे कर्व बन गया, वहाँ पे एज बन गया, मतलब पॉइंट। तो इस तरह से हम कर्व ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तुम लोगों को, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं ड्रैग करके कर्व्स बना सकता हूँ किसी भी तरह के। अब लेकिन मैं अगर मैं शेप को कंप्लीट नहीं करूँगा, ये देखो तुम लोग, अब मैंने शेप को कंप्लीट नहीं किया, तो तुम लोग देखोगे कि इस तरह से कुछ, अगर मैं फिल करूँगा फिर, अगर मैं देखो तुम लोग, अगर मैं स्ट्रोक ऐड करूँगा फिर तो इट्स ओके, तुम लोग कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों को फिल ऐड करना है तो मेक श्योर कि तुम लोग ये जो शेप है इसको कंप्लीट करो। तो अब अगर मुझे दोबारा डायमंड शेप बनाऊँ, डायमंड काइंड ऑफ डायमंड शेप बनाऊँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ लेकिन शिफ्ट दबा के, तो तुम लोग देखोगे कि ये जैसे ब्रश में शिफ्ट दबा के मेरे पास स्ट्रेट स्ट्रोक लग रहे थे ब्रश के, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लग रहे थे, वो मैं जहाँ पे भी कर्सर लेके जाऊँ वो मेरे पास स्ट्रोक लग रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट मतलब क्लिक करके शिफ्ट दबा के क्लिक करूँ, तो वो जैसे तुम लोग देखोगे कि मेरे एंकर पॉइंट जो मेरा कर्सर है वो नीचे है, लेकिन उसने स्ट्रोक ऊपर ऐड किया स्ट्रेट लाइन में। तो इससे ये या तो इस तरह स्ट्रेट लाइन में, अब अगर मैं यहाँ पे इसको एंकर पॉइंट कर्सर रखूँ, तो ये तुम लोग देखोगे ये मेरे जहाँ कर्सर है वहाँ पे ऐड नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा के एंकर पॉइंट लगाया है। इसी तरह मैं वर्टिकली भी लगाऊँ अगर, तो वर्टिकली भी लगा सकता हूँ। और अगर अब तुम लोग देखोगे, अगर मैं यहाँ पे रख के क्लिक करूँ, तो ये इस तरह इस एंगल पे लगाएगा 45 के एंगल पे। या अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, फिर भी ये या तो स्ट्रेट लगा देगा या 45 के एंगल पे ही लगाएगा। तो ये इन्हीं एंगल्स पे सिर्फ स्ट्रोक लगाएगा और स्ट्रेट लाइन में लगाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ और छोड़ू ना, क्लिक करके ड्रैग करूँ, क्योंकि मुझे अगर कर्व चाहिए, तो अगर मैं ये ड्रैग करते हुए शिफ्ट दबाऊँ, तो तुम लोग देखोगे कि ये जो हैंडल्स हैं वो भी सिर्फ इन्हीं एंगल्स पे मूव करेंगे, जिस तरह हमारा स्ट्रोक लग रहा था या पाथ बन रहा था, उसी तरह सिर्फ ये एंकर पॉइंट्स भी उसी तरह मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है। तो इस तरह से तुम लोग शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइंस में काम कर सकते हो। तो पेन टूल में यही सब कुछ था। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है पेन में, पाथ और शेप। अभी तक जो हमने काम किया वो शेप में था, तो अब अगर मैं यहाँ से पाथ सेलेक्ट करूँ, तुम लोग देखोगे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस ख़त्म हो गए पहले वाले। तो अब अगर मैं कोई शेप बनाऊँ, तो तुम लोग देखोगे मेरे पास ये ऑप्शंस विजिबल हुए हैं अब कुछ।
तो इसमें पहला ऑप्शन है सिलेक्शन। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और क्लिक करूं इसको, तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आएंगे जो सेम मेरे पास सिलेक्शन के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे फेदर रेडियस और ये न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन। जो हमने सिलेक्शन में देखा वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको मैं सिंपली ओके करूँ तो मेरे पास ये उस पाथ को सिलेक्शन में चेंज कर देगा। तो जैसे सिलेक्शंस वर्क करती थी सेम उसी तरह ही ये सिलेक्शन भी काम करेगी। जैसे अगर मैं न्यू लेयर करके इस पर फिल करूँ, सिलेक्शन के अंदर फिल होगा तो सारे काम सिलेक्शन वाले ही होंगे, क्योंकि ये एक सिलेक्शन ही है। इसने उस पाथ को सिलेक्शन में चेंज कर दिया है। अब कंट्रोल जी करूँ और पेन टूल पे जाऊँ वापस, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे शेप। तो अगर मैं शेप पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास उस पाथ को शेप में चेंज कर देगा बेसिकली। जैसा कि हमने पहले शेप में सारा काम किया, तो ये उसको पाथ को उसी में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ से पाथ के बजाय वापस शेप सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास सारे शेप वाले ऑप्शंस मौजूद हैं और मैं इनको जैसे पहले एडिट कर रहा था उसी तरह एडिट कर सकता हूँ। अब वापस पाथ में मैं कंट्रोल जी करूँ अगर, तो अब यहाँ पे मेरे पास मास्क का ऑप्शन है। उसके लिए मैं अब एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब तुम लोग देखोगे कि ये अगर मैं न्यू लेयर भी करूँ तो मेरे पास पाथ वहीं पे है। क्यों? क्योंकि ये पाथ लेयर पे अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन इसकी पाथ का यहाँ पे एक अलग से तुम लोगों को पैनल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये पाथ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। और अब मैं यहाँ से अगर इमेज सेलेक्ट करते हुए, जिस इमेज पे मैंने मास्क लगाना है वो इमेज सेलेक्ट करते हुए अगर मैं मास्क पे क्लिक करूँ तो ये जो मेरे पास पाथ है उसका मास्क बना देगा, जैसा कि हमने पहले भी मास्क देखा था। तो लेकिन अब अगर यहाँ पे तुम लोग मास्क में देखो तो तुम लोगों को ब्लैक की बजाय ग्रे एरिया नज़र आ रहा होगा। जैसे कि हमने पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि मास्क में ब्लैक एरिया इनविजिबल होता है और वाइट एरिया विजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक की बजाय ग्रे है तो वो 50% विजिबल होना चाहिए। क्योंकि ब्लैक अगर 50% ग्रे है तो उसमें 50% ब्लैक और 50% वाइट होता है। तो 50% हमें विजिबल होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली इनविजिबल कैसे है? ये कम्प्लीटली इनविजिबल इसलिए है क्योंकि ये है एक वेक्टर मास्क। क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो शेप्स हैं वो भी वेक्टर शेप्स हैं और जो पेन टूल से पाथ बनाते हैं वो भी वेक्टर ही होता है। तो जो भी हम पाथ बनाते हैं वो वेक्टर ही होता है, तो इसलिए ये वेक्टर मास्क हमारे पास बना है इसका। अब वेक्टर मास्क में और नॉर्मल मास्क में क्या डिफरेंस है वो भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं इसकी यहाँ से कंट्रोल जे से कॉपी ले सकता हूँ या अल्ट दबा के इस लेयर को क्लिक करके ड्रैग करूँ तब भी कॉपी ले सकता हूँ लेयर्स पैनल से। अब मैं अगर इसका मास्क डिलीट करूँ, इसको ड्रैग करूँ यहाँ पे और ओके कर दूँ, अभी मेरे पास डिलीट हो गया। मैं ऊपर वाली लेयर को यहाँ आई के आइकन से हाइड कर दूँगा। अब मैं इस पर एक नॉर्मल लेयर मास्क लगाऊँ और ये वाली जो मेरे पास पहले वाली सिलेक्शन है उसको सिलेक्ट करूँ। ये कैसे सिलेक्ट की मैंने? किसी भी लेयर पे अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ, अब जैसे ये मेरे पास लेयर मास्क है, ये मैंने तुम लोगों को बताया था अगर कि मुझे लेयर मास्क सिर्फ लेयर मास्क अगर देखना है तो मैं अल्ट दबा के अगर लेयर मास्क पे क्लिक करूँ तो मेरे पास वो विजिबल होता है, लेकिन ये वेक्टर मास्क है तो ये नहीं हो रहा। लेकिन तुम लोग आइकन ये लेयर के थंबनेल में देख सकते हो कि जो मैंने पाथ बनाया था वो वाइट है मेरे पास। तो अब अगर मैं कंट्रोल दबा के इस मास्क पे क्लिक करूँ तो ये तुम लोग देखोगे मेरे पास सिलेक्शन आ गई उस चीज़ की। तो कंट्रोल दबा के अगर मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा तो उस लेयर मास्क में जो भी हिस्सा वाइट है, मतलब जो भी हिस्सा सिलेक्टेड है या वाइट है या जो विजिबल है, उसकी मेरे पास सिलेक्शन बन जाएगी ऑटोमेटिकली। या अगर मैं किसी भी लेयर पे या शेप पे भी क्लिक करूँ तो उस शेप की मेरे पास सिलेक्शन बन जाएगी। तो अब अगर मैं ये इसको हाइड करूँ, अब यहाँ पे आके अगर मैं करूँ सिलेक्शन में जाके राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करूँ तो अब ये बाहर वाला हिस्सा सारा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। अब अगर मैं इसको हाइड करूँ कैसे? अब फोरग्राउंड में मेरे वाइट कलर है, तो अब अगर मैं अल्ट बैक स्पेस करूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ब्लैक कलर फिट करना है और ब्लैक कलर बैकग्राउंड में है, मतलब बैकग्राउंड स्वॉच में है। तो बैकग्राउंड फिल करने के लिए, बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए मुझे करना है कंट्रोल बैक स्पेस। तो अब तुम लोग देखोगे लेयर पैनल में
कि जो वेक्टर मास्क है वो ग्रे है और जो लेयर मास्क है वो ब्लैक है, लेकिन रिजल्ट दोनों में सेम है। तो इसका फ़ायदा क्या है वेक्टर मास्क का? तो लेयर मास्क में ये है कि इसको मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह कुछ करूँ तो ये मेरे पास सिलेक्ट नहीं होता है। इसको अगर मुझे कोई इसमें कोई इमेज ऐड करना है या इनविजिबल करना है या मतलब वाइप करना है तो मैं इसमें किसी भी तरह ब्रश से या सिलेक्शन से वाइट कलर या ब्लैक कलर ऐड करूँगा। तो अगर मैं ब्लैक ऐड करूँगा तो वो इसका गायब हो जाएगा, अगर मैं वाइट ऐड करूँगा तो वो विजिबल हो जाएगा। तो जो लेयर मास्क है उसमें मैं इसी तरह सिर्फ कर सकता हूँ, या अगर मैं सिलेक्शन से करना चाहूँ तो सिलेक्शन लेके ब्लैक कलर या वाइट कलर फिल करूँ तो विजिबल या इनविजिबल हो जाएगा उतना एरिया। लेकिन अब अगर मैं वेक्टर मास्क पे हूँ, वेक्टर मास्क का एक फ़ायदा ये है कि इसमें मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट पे, तो यहाँ पे मेरे पास दो हैं, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर मैं पाथ सिलेक्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँ पाथ पे, तो मेरे पास पूरा पाथ सिलेक्ट होगा और मैं पूरे पाथ को एडिट कर सकता हूँ या मूव कर सकता हूँ। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट एंकर पॉइंट एडिट करना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन में आऊँगा और एक एंकर पॉइंट को इस तरह सेलेक्ट करूँगा ड्रैग करके। अब अगर मैं इस एंकर पॉइंट को मूव करूँ तो सिर्फ यही एंकर पॉइंट मूव होगा, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो ये एज अ शेप ही काम करता है। तो इसका हम पाथ चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली मास्क में विजिबल होता रहेगा। ऑलराइट, तो ये था वेक्टर मास्क और लेयर मास्क में डिफरेंस। तो अब मैं इसको डिलीट करूँ, अगर सबको वापस मैं पेन टूल में हूँ अगर अब, तो ये पाथ में मेरे पास जो तीन ऑप्शंस थे वो ये थे। सिलेक्शन भी बना सकता हूँ मैं इस पाथ की, इसको मास्क में वेक्टर मास्क भी बना सकता हूँ और शेप भी बना सकता हूँ इसकी। अब अगर मैं इसकी शेप बनाऊँ और वापस शेप में जाऊँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस मज़ीद हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं किसी सिंगल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं मेरे पास जैसे ये चारों कॉर्नर्स हैं मतलब पॉइंट्स हैं, तो अब अगर मैं इनको कर्व ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमने अभी क्लिक करके पेन टूल से अगर हम क्लिक करके ड्रैग करें तो हमारे पास कर्व ऐड होता है इस तरह। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेड शेप में कर्व ऐड करना चाहूँ, अब अगर मसलन मैं चाहता हूँ कि इसके ये वाला कॉर्नर कर्व हो जाए और ये दोनों जो हैं वो इस तरह पॉइंटेड ही रहें, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल में आऊँगा और एंकर पॉइंट मैंने स्मूथ करना है या कर्व करना है उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूँगा। तो ये तुम लोग देखोगे कि ये इसको पॉइंट से कन्वर्ट कर देगा कर्व में इस तरह। तो ये बेसिकली कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं इसको पॉइंट को कर्व में या कर्व को पॉइंट में भी चेंज कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँ तो ये उस कर्व को वापस पॉइंट में चेंज कर देगा। मतलब अगर पॉइंट पे ड्रैग करूँ क्लिक करके तो उसको कर्व कर देगा, या अगर पहले कर्व है उस पर क्लिक करूँ सिंपली तो उसको पॉइंट में चेंज कर देगा। ये यूज़ है कन्वर्ट पॉइंट टूल का। दोबारा सब कुछ बता देता हूँ कि किसी भी पाथ पे वो पाथ अब बेशक हम शेप्स टूल से बना रहे हैं या पेन टूल से बना रहे हैं, किसी भी पाथ से जहाँ पे भी ये तुम लोगों को एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे उन सब पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी। मसलन कि अगर मैं पाथ सिलेक्शन सेलेक्ट करके सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास पूरा पाथ सिलेक्ट होगा और उसको मैं मूव करूँ तो पूरा पाथ मूव होगा। और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से एक एंकर पॉइंट के ऊपर इस तरह सिलेक्शन लेके सिलेक्ट करूँ उसको, तो वो सिर्फ वही एंकर पॉइंट में मूव कर सकता हूँ। या अगर मल्टीपल करने हैं तो मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ। वो कैसे कि या तो अगर मैं सिलेक्शन में दोनों को सिलेक्ट करूँ,
अब अगर मैं मूव करूँ तो हम लोग देखोगे सिर्फ वही दोनों मूव कर रहे हैं। या अगर मैं चाहता हूँ अब कि ये और ये मूव हो, मतलब दोनों कॉर्नर्स वाले मूव हों, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के दूसरे को सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे। अंडरस्टूड? मतलब मल्टीपल, या तो मैं एक सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के जब भी कोई और सिलेक्ट करूँगा तो वो उसके साथ ऐड होंगे। जितने भी मैं सिलेक्ट करूँ शिफ्ट दबा के तो वो उसमें ऐड होते रहेंगे सिलेक्शन, इस तरह से। या अगर सिलेक्शन में जितने भी आएंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर मैं शिफ्ट दबा के एक एक सिलेक्ट करता रहूँ तो वो सारे सिलेक्ट होते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल जो कर्व को पॉइंट में और पॉइंट को कर्व में चेंज करता है। तो अब अगर मुझे यही सारे काम पॉइंट टूल पेन टूल में रहते हुए ही करने हैं, मसलन मैं पेन टूल से अगर कोई काम कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में या कन्वर्ट पॉइंट टूल में जाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पेन टूल में रहते हुए ही अगर मैं कंट्रोल दबाऊँ तो तुम लोग देखोगे कर्सर भी चेंज होगा, और इसका मतलब मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ और मूव करूँ तो मेरे पास सिर्फ वही एंकर पॉइंट मूव होगा, क्योंकि मेरे पास एंकर पॉइंट टूल एक्टिवेट है, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी, मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेटेड है। अब अगर मैं कंट्रोल छोड़ूंगा वापस पेन टूल आ जाएगा। तो जैसे बाकी टूल्स में कंट्रोल दबा के हमारे पास मूव टूल एक्टिव हो जाता था, पेन टूल में हमारे पास या शेप टूल में अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। अब इसी तरह अगर जैसे कंट्रोल दबा के मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया था, अब अगर मैं अल्ट दबाऊंगा तुम लोग देखोगे कि कुछ एंकर पॉइंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं अल्ट दबाते हुए एंकर पॉइंट के ऊपर कर्सर लाऊं तब तुम लोग देखोगे कि मेरा कर्सर कन्वर्ट पॉइंट टूल वाला हो गया है। जैसा कि कन्वर्ट पॉइंट टूल में मेरा कर्सर था ये उस तरह का हो गया, मतलब कि अब कन्वर्ट पॉइंट टूल एक्टिव है। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये इसको पॉइंट को कर्व में और कर्व को पॉइंट में चेंज कर देगा। मसलन कंट्रोल दबाऊंगा तो एंकर पॉइंट टूल, मतलब मैं इसको मूव कर सकता हूँ स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को या मल्टीपल को भी। अब ये मल्टीपल कैसे किए, अब तुम लोग देखोगे मैं पेन टूल में ही हूँ। अब मैंने कंट्रोल दबाया और ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों दबाएं, क्योंकि कंट्रोल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया और शिफ्ट से मैं मल्टीपल एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबा के ये एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट करूँ तो ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गए, और ये तुम लोग देख सकते हो कि ये दोनों ब्लू हो गए हैं और बाकी वाइट हैं। तो जो एंकर पॉइंट ब्लू हो गए हैं इसका मतलब वो सिलेक्टेड हैं। तो अब अगर मैं इसको वापस क्लिक करूं और इस पर ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूं, अब अगर मैं अल्ट दबा के इसको ड्रैग करूं तो ये कर्व हो जाएगा। या अगर मेरे पास कुछ पहले ही ये कर्व है जिस तरह, अब अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं पेन टूल के अंदर रहते हुए ही पॉइंट करूँ तो इसको मैं अल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट टूल में मतलब एज बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इन दोनों का जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अगर मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करके पाथ के ऊपर आऊँ, ये जो पाथ है इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ पे पेन के साथ हमें प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और ये उसके हैंडल्स। जहाँ पे भी मैं पाथ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे मेरे पास ऐड हो जाएगा एंकर पॉइंट। और अगर इसी तरह अगर मैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँ तो और मैं किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर कर्सर लाऊं तो तुम लोग देखोगे पेन टूल के साथ माइनस का आइकन आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। या अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो तुम देखोगे एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। अब ये काम भी मैं पेन टूल से रहते हुए ही कर सकता हूँ। वो कैसे? अब मैं पेन टूल सेलेक्ट करते हुए ही अगर मैं पाथ के ऊपर आऊँ तुम लोग देखोगे फिर दोबारा सेम
ये पेन के साथ प्लस का साइन आ गया। अब अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सेम एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, और ये काम मैंने ऐड एंकर पॉइंट में नहीं बल्कि पेन टूल में रहते हुए ही किया है। तो ये काम मैं ऑटोमेटिकली भी हो जाता है पेन टूल से। और अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं वापस एंकर पॉइंट के ऊपर आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा पेन के साथ। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा बगैर कुछ प्रेस किए। सिंपली पेन टूल सेलेक्ट करके अगर मैं पाथ के ऊपर हूँ तो प्लस का आइकन आ जाएगा और वो क्लिक करूँगा तो ऐड हो जाएगा एंकर पॉइंट। और अगर एंकर पॉइंट के ऊपर माउस लाऊं तो माइनस का साइन आ जाएगा और एंकर पॉइंट को क्लिक करूँ तो डिलीट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इसके फीचर्स। उसके बाद मेरे पास है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल बेसिकली जैसे यहाँ पे मेरे पास लासो टूल सिलेक्शन थी, फ्री फॉर्म जहाँ जहाँ मैं माउस मूव करूँ वहाँ वहाँ सिलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह फ्री फॉर्म पेन टूल में है, इसमें फ़र्क ये है कि जहाँ जहाँ मैं माउस मूव करूँ उसी उसी तरह मेरे पास पाथ बन जाएगा। ये जैसे मैं माउस मूव करूँ वैसे वैसे मेरे पास पाथ बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैंने शेप क्लोज नहीं की तो वो मैं शेप क्लोज कैसे करूँगा, इन एंकर पॉइंट के ऊपर ला के एंड वाले या फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट पर ला के इनको कनेक्ट करके मैं शेप को कंप्लीट कर सकता हूँ। अब मैं इसमें फिल करूँ तो सही से फिल होगा। ऑलराइट, पेन टूल में मैं क्लिक करके या ड्रैग करके एंकर पॉइंट लगा रहा था, और फ्री फॉर्म में मैं सिंपली जैसे जैसे माउस मूव करूँगा वैसे वैसे ये मूव होता रहेगा। उसके बाद है कर्वेचर पेन टूल्स। कर्वेचर पेन टूल से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे मैंने डायमंड टाइप शेप बनाई थी पेन टूल से, अगर वही शेप मैं कर्वेचर पेन टूल से बनाऊँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली उसने कर्व ऐड कर दिया उसमें। ये देखो तुम लोग, इसमें ये कर्वेचर पेन टूल कर्व ऐड करता है, पॉइंट ऐड नहीं करता। मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँ ये देखो तुम लोग कि ये कर्व ऐड करेगा, पॉइंट ऐड नहीं करेगा। इस तरह इसने कहीं भी पॉइंट ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कर्वेचर पेन टूल सिर्फ कर्व ही ऐड करता है। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कर्वेचर पेन टूल यूज़ करूँ और कहीं पे किसी किसी जगह पे मैं कर्व यूज़ करूँ और किसी जगह पे मैं पॉइंट्स भी ऐड करूँ, मतलब मुझे कहीं कहीं पे एजिस चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो सिंपली अगर कर्वेचर पेन टूल पे ही रहते हुए मैं किसी भी एंकर पॉइंट पे जाकर डबल क्लिक करूँ तो वो मेरे पास कन्वर्ट कर देगा कर्व को पॉइंट में। जो काम हमारे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल कर रहा था ये वही काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे आकर डबल क्लिक करूँ तो इसको पॉइंट में चेंज कर देगा, और अब ये जो मैंने पहले पॉइंट बनाया था इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये इसको वापस कर्व में चेंज कर देगा। मतलब अगर कर्व है उसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो उसको पॉइंट में कर देगा, अगर पॉइंट है उसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो उसको कर्व में कर देगा। तो बाकी सेम ऊपर सारे फीचर्स बिल्कुल सब में सेम ही रहेंगे। पेन टूल में भी, फ्री ट्रांसफॉर्म में भी और कर्वेचर में भी ऊपर वाले फीचर्स सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं पाथ बनाऊँ एक, तो जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया था पाथ यहाँ पे लेयर पे नहीं बनता, मेरे पास यहाँ पे बनता है पाथ के पैनल में। तो यहाँ पे अगर मैं, मेरे पास ये जो पाथ है वो यहाँ पे है। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर मुझे कुछ भी जो लेयर पे है, मतलब एक लेयर पे जितना भी मेरे पास जो भी कुछ पड़ा है, अगर मुझे वो सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल दबा के उस लेयर के थंबनेल पे अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास उस लेयर में जो कुछ भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके थंबनेल पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ तो इसकी मेरे पास सिलेक्शन आ जाएगी पाथ की। मैं वापस पाथ पे क्लिक करूँ तो वो मेरे पास पाथ वापस विजिबल हो जाएगा। इस पाथ को भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से एडिट कर सकता हूँ, सेम एज जैसे मैं वहाँ पे कर सकता था। तो अब अगर मुझे इसमें इस पाथ को इसी तरह सेव रखते हुए एक नया पाथ बनाना है, मतलब जैसे मैं वहाँ पे लेयर्स में नई लेयर बना के उस पर शेप बना लेता था नई, या ऑटोमेटिकली वो शेप ऐड कर देता था, तो यहाँ पे अगर मुझे नई लेयर पे नया पाथ बनाना है वो मैं यहाँ पे सेम
प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो तुम लोग देखोगे पहला पाथ जो है वो गायब हो गया यहाँ से। तो वो पाथ मेरा ये पहले वाली लेयर पे ऑलरेडी मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे जो भी पाथ बनाऊँगा या तो पेन टूल से या शेप से भी यहाँ से अगर मैं पाथ करूँ, शेप टूल पे जाके अगर मैं पाथ करूँ, अब अगर मैं बनाऊँ पाथ तो मेरे पास ये एक और पाथ बन गया। ये मेरे पास पहले वाला पाथ और ये दूसरा जो मैंने अभी बनाया, तो मेरे पास यहाँ पे नया पाथ बन जाएगा। अब अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो सेम मैं यहाँ से डिलीट के आइकन पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये था पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन टूल। उसके बाद मेरे पास है ये रोटेशन टूल और हैंड टूल। हैंड टूल बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो कहीं भी अगर आप शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट नहीं सॉरी स्पेस दबाओगे तो आपके पास ये हैंड नज़र आ जाएगा। अब अगर मैं क्लिक करके मूव करूँ तो मैं पूरा जो कैनवस है वो मूव कर सकता हूँ। तो अगर मैं जूम करके इस तरह कहीं पे यहाँ वहाँ देखना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास लेयर्स मूव नहीं होंगी, मेरे पास ये कैनवस मूव होगा। और अगर मैं यहाँ से रोटेट पे करूँ, यहाँ पे उसको मैं आर दबा के भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको करूँ तो ये भी मेरे पास जो लेयर्स हैं वो मूव नहीं होंगी। अब तुम लोग देखोगे मेरे पास यहाँ पे ये लैंडस्केप में हो गया है, लेकिन मेरे पास थंबनेल इसका सेम वर्टिकल में ही है जैसा मेरा ओरिजिनल था। क्यों? क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लेयर कैनवस के ऊपर, ये वो रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि ये पूरा जो कैनवस है, जो मेरे पास प्रीव्यू है, वो रोटेट हो रहा है। कि अगर मैं यहाँ पे ये इमेज इंपोर्ट करूँ, इसको मैं मूव करूँ, तुम लोग देखोगे मेरे पास पूरा कैनवस ही मूव हो रहा है, ये लेयर मूव नहीं हो रही। वो मैं अगर मुझे लेयर मूव करनी है तो वो मैं मूव टूल से ही करूँगा। और अगर मैं आर से रोटेट भी करूँ तो तुम लोग देखोगे रोटेट हो गए, लेकिन मेरे पास लेयर्स में स्ट्रेट ही शो हो रहा है। और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूँ तो मेरे पास ये एक्सपोर्ट भी ओरिजिनल ही होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे हमारा प्रीव्यू हमारा जो है वो रोटेट हुआ है। So if you have learned anything from this video or this course, you can leave a like to this video and subscribe the channel. This would help this channel a lot and I would really appreciate that.